तो दोस्तों जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि अब तक हम लोगों ने क्षितिज भाग 2 पुस्तक के 10 पार्ट को कंप्लीट रूप से कवर कर लिए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 11वां पार्ट, 12वां पार्ट और 13वां पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, 11वां पार्ट यानी कि बाल गोविंद भगत, 12वां लखनवी अंदाज और 13वां मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में 3 अध्याय को एक बार में देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग उन सभी अध्याय के लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे, फिर उसकी व्याख्या को पढ़ेंगे, फिर जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसको हम लोग देख लेंगे और फिर उस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू अंत में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज ये मैराथन का 4 नंबर का पार्ट है। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया है कि जो 5 सिपाही का पेपर 2 है, यानी कि हिंदी का पूरा सेक्शन यानी कि क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 और जो ग्रामर का पोर्शन है, टोटल कंप्लीट सिलेबस हम लोग 13 मैराथन वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज ये चौथा वीडियो है। तो चलिए फटाफट से हम लोग बाल गोविंद भगत के जो राइटर हैं उनसे आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाल गोविंद भगत के चैप्टर के लेखक यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म से शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। ठीक है, माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। ठीक है, 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहवासन सन 1968 में हुआ था। जन्म हुआ था 1899 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1968 में। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ था? तो मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। ठीक है, आगे है कि 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रभावशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। कौन कौन से बुक हैं? तो तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। ठीक है, पतितों के देश क्या है? ये उपन्यास है। पतितों के देश में यह क्या है? उपन्यास है। चिता के फूल कहानी है। अम्बपाली नाटक है। माटी के मूर्ते रेखा चित्र है। अम्बपाली नाटक है, माटी के मूर्ते रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें क्या है? संस्मरण आदि है। ठीक है, देखिए एक बार हम लोग इसको रिकैप करते हैं कि इनके जो पत्र पत्रिका है या बुक है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। ठीक है, और देखिए आगे इनका जो पूरा साहित्य है वो बेनीपुरी रचनावली के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इनके कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव है, जैसे कि पतितों के देश क्या है? उपन्यास है। चिता के फूल क्या है? कहानी है। अम्बपाली क्या है? नाटक है। माटी के मूर्ते रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है।
विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। किसका जादूगर? कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब बाल गोविंद भगत के चैप्टर का सारांश देख लेते हैं कि आखिर उस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या मिलेगा। देखिए, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। ठीक है, बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की संजीव झांकी देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से बाल गोविंद चैप्टर को आरंभ करते हैं। देखिए, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। प्रश्न बनना, ये चैप्टर का पहला ही लाइन से आ गया कि बाल गोविंद भगत कैसे व्यक्ति थे, तो मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। 60 से ऊपर की ही होंगे लगभग। उनका एज के बारे में अनुमान लगाया गया है कि 60 से ऊपर की होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगाकर किए रहते थे, यानी कि जगमग किए रहता था। ठीक है, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की कनपट्टी टोपी पहनते थे। ठीक है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, कबीर पंथियों की कनपट्टी टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। ठीक है, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। किसने देखा था? लेखक ने देखे थे। किसने? बाल गोविंद भगत ने। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले वो व्यक्ति थे। कबीर को साहब मानते थे, कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को क्या करते थे? गाते थे। उन्हीं के आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते और खरा व्यवहार रखते। ठीक है, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। ठीक है, वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। किसकी थी? साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से इसका मतलब है, यानी कि कबीरपंथी मठ था जो कि उनके घर से 4 कोस दूर था। जो उपज होता था वो अपने सर पर लाद करके वहीं ले जाते थे। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उन्हें घर लाते और उसी से वो गुजर चलाते थे। ठीक है, इन सब के ऊपर मैं तो क्या था? मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। ठीक है, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, यानी कि जो कबीर जी लिखे थे पद उसी को गाते थे। आषाढ़ की रिमझिम है। कैसा मौसम है? आषाढ़ का है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में
बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है, आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है। ठीक है, ठंडी पुराई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर, कीचड़ में क्या है उनका शरीर, पूरा लिथड़ा हुआ था। ठीक है, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतें के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। ठीक है, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू है। ठीक है, चलिए आगे है कि भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प ने आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झीली की झंकार या दादुरों की टटर यानी कि मेढक का टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। ठीक है, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। ठीक है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता से में सो गया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जो है वो जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। ठीक है, ऐसे गा रहे हैं कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर था उनका नदी। ठीक है, जहां स्नान करने जाते थे, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, ठीक है यानी कि ऊंचे टीले पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किड़किड़ाने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग चुकी थी, माने लालिमा आ गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह किए हुए और काली कमली ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। ठीक है, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उंगली जो है उनकी खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते कि उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। ठीक है, कमली तो बार बार सिर के नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। ठीक है, गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। ठीक है, यानी कि गर्मी में उनका जो सांझ का जो गीत होता था वो गर्मी को भी ठंडा कर देता था। ठीक है, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते।
खंजड़िया और करतालों भी भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसको क्या करते थे, दोहराते थे, तिहराते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। ठीक है, उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। ठीक है, होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। ठीक है, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका एकलौता बेटा, ठीक है, मरा। एकलौता बेटा था वह उनका। ठीक है, कुछ सुस्त और भोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं जो हल्का सुस्त या भोदा टाइप से होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी उन्होंने अपने बेटे की। ठीक है, पतोहू बड़ी ही सुबह और सुशील मिली थी। घर को पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त करा दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है इसकी खबर लगने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेता है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहल वश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे के आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उनके उन फूलों में से कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। ठीक है, और सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। लेखक ऐसे सोचते थे कि बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे की क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से ही उसकी आग दिवाई, किंतु ज्यों श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ पतोहू को यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना बोल दिए उसके भाई को। उधर पतोहू रो रो कर कह रही थी, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। भगत जी बोले। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर रखते थे। पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा उनके घर से थी। ठीक है, और पैदल चल जाते थे। साधु को संबल लेने का क्या हक, ठीक है, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, ऐसा वो मानते थे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्ती करते रहते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त था। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले वो नहीं थे। जो व्रत मानते थे वो लगातार मानते ही रहे।
वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या की गीत गाएं, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको भी आरंभ करते हैं। देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी जो कि बाल गोविंद भगत चैप्टर लिखे थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1899 में। कहाँ हुआ था? तो बेनीपुर गांव में हुआ था, ठीक है। बेनीपुर गांव किस जिले में स्थित है? तो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। राम वृक्ष बेनीपुरी किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किए थे? तो 10 क्लास तक। राम वृक्ष बेनीपुरी किस वर्ष सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वाधीनता में भाग लिए थे? तो 1920 ईस्वी में। कितने वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाओं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी? तो 15 वर्ष की जब उनकी आयु थी तब। बेनीपुरी जी ने किस विद्या में साहित्यिक रचना की? तो गद्य विद्या में, ठीक है। बेनीपुरी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो बेनीपुरी रचनावली। कितने भाग में बेनीपुरी रचनावली प्रकाशित किया गया था? 8 भाग में। कितने भाग में? 8 भाग में। पतितों के देश में बेनीपुरी जी का कैसा कृति है? तो यह क्या है? उपन्यास है। चिता के फूल बेनीपुरी जी का कैसी कृति है? कहानी है। अम्बपाली बेनीपुरी जी का किस प्रकार की रचना है? नाटक है। माटी की मूर्तें क्या है? रेखा चित्र है। माटी के मूर्तें क्या है? रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांध कर क्या है? यात्रा वृत्तांत है। पैरों में पंख बांध कर क्या है? यात्रा वृत्तांत है। जंजीर और दीवारें बेनीपुरी जी का कैसी रचना है? संस्मरण। राम वृक्ष बेनीपुरी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो कलम का जादूगर। किस नाम से? कलम का जादूगर। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का देहांत कब हुआ? 1968 ईस्वी में हुआ था। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो मंझोला था। कद कैसा था? मंझोला था। बाल गोविंद भगत का रंग कैसा था? गोरा था। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? तो 60 से ऊपर थी। और बाल गोविंद भगत कैसा वस्त्र धारण करते थे? तो एक लंगोटी और एक कनपट्टी टोपी, ठीक है। चलिए फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? मंझोला था, ठीक है। और बाल गोविंद भगत कैसे रंग के थे? तो गोरा रंग के थे। और वो कैसी वस्त्र धारण करते थे? तो एक लंगोट और एक कनपट्टी टोपी, और 60 साल से बेसी उनका उम्र था। बाल गोविंद भगत जाड़े के दिन में क्या ओढ़ते थे? तो काली कमली। क्या ओढ़ते थे? काली कमली ओढ़ते थे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि बाल गोविंद भगत मस्तक पर क्या लगाते थे? तो राम नंदी चंदन। क्या लगाते थे मस्तक पर? तो राम नंदी चंदन अपने मस्तक पर बाल गोविंद भगत लगाते थे। बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे? तो तुलसी के जड़ों की माला। क्या? तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? कबीर को। किसे मानते थे? कबीर को। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस महीने में शुरू होती थी? कार्तिक महीने में। बाल गोविंद भगत के गांव से नदी कितनी दूर था? 2 मील दूर था। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान के लिए जाते थे। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त और भोदा था। बाल गोविंद भगत के बेटे की चिता को आग किसने दी? पतोहू ने। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग आरंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म किस गांव में हुआ था? ठीक है, तो बेनीपुर गांव में। राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किए? तो 10th क्लास तक। राम वृक्ष बेनीपुरी किस वर्ष सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे? तो वो लिए थे 1920 में। कब? 1920 में। कितने वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचना पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी? 15 वर्ष की आयु में छपने लगी। बेनीपुरी जी ने किस विद्या में साहित्यिक रचना की? तो गद्य विद्या में। बेनीपुरी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित है? तो बेनीपुरी रचनावली के नाम से। कितने भागों में? 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में। और पतितों के देश बेनीपुरी जी का कैसा कृति है? ठीक है, पतितों का देश बेनीपुरी जी का कैसा कृति है? उपन्यास है।
अंबाली बेनीपुरी जी का किस प्रकार की रचना है? अंबाली, ठीक है। तो अंबाली किस प्रकार की रचना है? नाटक है। माटी की मूर्तें क्या है? तो माटी की जो मूर्तें हैं वो रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर क्या है? पैरों में पंख बांधकर क्या है? यात्रा वृतांत है। क्या है? यात्रा वृतांत है। और जंजीर और दीवारें बेनीपुरी जी का कैसी रचना है? जंजीर और दीवारें कैसी रचना है? संस्मरण है। राम वृक्ष बेनीपुरी को किस उपनाम से जाना जाता था? तो कलम का जादूगर। किस नाम से? कलम का जादूगर। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का देहांत कब हुआ? 1968 में। जन्म 1999 में हुआ था। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? मंझौला कद के थे। बाल गोविंद भगत का रंग कैसा था? तो गोरा चीटा। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? तो लगभग 60 से ऊपर थी। बाल गोविंद भगत का वस्त्र कैसा था? तो एक लंगोट और एक कनपोटी टोपी, जो कि कैसी थी? कबीरपंथी थी। बाल गोविंद भगत जाड़े के दिनों में क्या ओढ़ते थे? ठीक है, बाल गोविंद भगत जाड़ों के दिन में क्या ओढ़ते थे? तो काली कमली ओढ़ते थे। बाल गोविंद भगत मस्तक पर क्या पहनते थे? मस्तक पर क्या लगाते थे? तो राम नंदी चंदन। क्या लगाते थे? राम नंदी चंदन लगाते थे। बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे? तो तुलसी के जड़ों की माला। तुलसी के जड़ों की माला पहनते थे। बाल गोविंद भगत कैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे? बाल गोविंद भगत कैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे? गृहस्थ जीवन। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो कबीर को साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे और उनका आदेश पर चलते थे? तो कबीर पंथी थे, वो कबीर के पंथ पर चलते थे। आगे है कि कबीरपंथी मठ बाल गोविंद भगत के घर से कितना दूर था? तो कितना दूर था? तो 4 कोस दूर था। आषाढ़ की बारिश में औरतें क्या लेकर खेतों में मेड़ पर बैठी थी? क्या लेकर बैठी थी? ठीक है, तो वे जो है कलेवा यानी कि दोपहर का खाना लेकर बैठी थी। और भादों की अंधेरी रात में बाल गोविंद भगत कौन सा गीत गा रहे थे? ठीक है, तो वो गा रहे थे गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। ऑप्शन नंबर सी। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस महीने में शुरू होती थी? ठीक है, तो कार्तिक महीने में शुरू होती थी। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस महीने तक चलती थी? तो फागुन महीने तक चलती थी। बाल गोविंद भगत के गांव से नदी की दूरी कितनी थी? जहां वो स्नान करने जाते थे तो 2 मील था। गर्मियों की शाम में बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? तो संझा गाते थे। आगे है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो सिर्फ एक बेटा था। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो सुस्त और भोदा था। बाल गोविंद भगत ने किसे अपने बेटे की मृत्यु का उत्सव मनाने के लिए बोला? तो अपने पतोहू को। बाल गोविंद भगत के बेटी की चिता को कौन आग दिया? तो उसकी पत्नी ने। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान के लिए जाते थे। अब हम लोग अगले चैप्टर में चलेंगे, यानी कि 12 नंबर के अध्याय में चलेंगे। ठीक है, 12 नंबर अध्याय जो है वो है लखनवी अंदाज। इसको कौन लिखे हैं? तो यशपाल जी ने लिखे हैं। तो चलिए हम लोग अब यशपाल जी का जीवन परिचय से आरंभ करते हैं और हम लोग कहानी में आगे अग्रसर होंगे। देखिए, यशपाल का जन्म सन 1903 में बंगाल के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 1903 में हुआ था, पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। ठीक है, यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्हें बीए किया। प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ मिला? कांगड़ा में मिला। और बाद में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। ठीक है, किससे हुआ? भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव करने के कारण वे जेल भी गए, किंतु उनकी मृत्यु सन 1976 में हुआ। जन्म 1903 में और मृत्यु 1976 में। ठीक है, आगे है इसके बाद कि यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकार की उपस्थिति है। क्या है? आम आदमी के जो सरोकार है उसकी उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार थे। कैसे थे? तो यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार थे। ठीक है, और देखिए आगे है कि सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं जो है वो मुखर है। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़ों की उड़ान, वाह दुलिया,
फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। कौन कौन है? ज्ञानदान, तुर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, यादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय, ये सब कहानी संग्रह है। उनका झूठा सच उपन्यास है। क्या है? झूठा सच उपन्यास है। भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। और देखिए झूठा सच क्या है? ये मार्मिक दस्तावेज है, ठीक है, भारत विभाजन का। और अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उपन्यास कौन कौन है? अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये सब क्या है? उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। ठीक है, अब हम लोग लखनवी अंदाज चैप्टर के बारे में कुछ सारांश पढ़ेंगे। देखिए, यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग लखनवी अंदाज चैप्टर को आरंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने सकने के लिए टिकट सेकेंड क्लास की ही ले लिया। कौन ले लिए? तो लेखक ले लिए। ठीक है, गाड़ी छूट ही रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे में खाली समझकर जड़ा दौड़कर उसमें चढ़ गए। ठीक है, अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। जैसा अनुमान लेखक लगाए थे, डिब्बा क्या था? निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो जैसे ही ट्रेन में लेखक इंटर किए तो उन्होंने देखे कि एक जो है लखनऊ के नवाबी नस्ल के आदमी वहाँ पास पालथी मार के बैठे हुए थे। सामने 2-3 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। देखिए, डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन के विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मतलब जैसे लेखक अचानक डिब्बा में उनके चल गए थे तो उनके आंखों में असहजता दिखाई दिया। ठीक है, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने की संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। मैंने लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि नवाब साहब लेखक के साथ बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठीक है, और ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। लेखक नवाब साहब की असंकोचता के अनुमान में लेखक अब डूब गए। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। ठीक है, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझौले दर्जे का सफ़र करता हुआ देखे। मैंने ऐसा लेखक सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि नवाब साहब सेकेंड क्लास की जो टिकट लिए हैं, ठीक है, और भी आदमी उनको कोई देख पाए कि वो सेकेंड क्लास में बैठ कर के कहीं यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? ठीक है, मैंने लेखक के सामने वो खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कौन देख रहे थे? लेखक जो है वो कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज। ठीक है, जनाब खीरे का शौक फरमाएं। ये ऐसे नवाब साहब लेखक से बोले। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया आप शराफत का
गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। लेखक बोले शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। ठीक है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिया से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरों काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीन से तौलिए पर सजाने लगे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सूखी बुरक को डाल दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसवादन की कल्पना में पल्लावित हो रहा था। ठीक है। हमने कनखियों से देखकर सोच रहे थे, हम कनखियों, लेखक जो है कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने का ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए। नवाब साहब फिर बोले कि वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नवाब साहब बोले लेखक से ऐसे। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। ये बोल दिए लेखक नहीं खाएंगे। आत्मसम्मान को जो है निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। कौन बोले ऐसे? लेखक बोले। नवाब साहब ने संतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, उन्हें श्वास छोड़े। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँकों को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलके मूंद लिए। ठीक है। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से नीचे उतर गया। तब नवाब साहब के फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। जो खीरा का टुकड़ा था उसको खिड़की से बाहर भी दिए। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसवादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरों की सब फाँकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिया और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। ठीक है। ऐसे लेखक उनको बारे में सोच रहे थे। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासात और नजाकत। ठीक है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेखक सोच रहे थे कि क्या ऐसे करने से पेट भर सकता है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ठीक है। नवाब साहब ऐसे लेखक से बोले कि पेट पर क्या करता है, असर डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। ठीक है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। देखिए, सबसे पहला यहाँ पास पॉइंट है कि यशपाल का जन्म कब हुआ? 1903 में। कहाँ हुआ? तो पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा जो कहाँ से प्राप्त किए थे? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से। यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? लाहौर के नेशनल कॉलेज से। लाहौर में यशपाल का परिचय किससे हुआ? भगत सिंह और सुखदेव से। यशपाल को जेल जो है वो क्यों जाना पड़ा? तो स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण।
यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? आम आदमी से। यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं? तो यथार्थवादी शैली के। यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? झूठा सच। यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया है? तो पतनशील सामंती वर्ग पर। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह हैं तो तर्क का तूफान, ज्ञानदान, पिंजड़े की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता। यशपाल के प्रमुख उपन्यास है अमिता, दिव्या, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, मेरी बात उसकी बात। और यशपाल की मृत्यु कब हुई? तो सन 1976 में। आगे है कि लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने किस ट्रेन से यात्रा का वृत्तांत चित्रित किया है? पैसेंजर ट्रेन से। कौन ट्रेन से? पैसेंजर ट्रेन से। ट्रेन में किस क्लास के निकट के अधिक दाम लगते हैं? सेकेंड क्लास। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लेखक ने किस क्लास का टिकट लिया? तो सेकेंड क्लास का। ट्रेन में लेखक की मुलाकात किससे हुई थी? एक लखनवी नवाब से। सफ़ेद पोश सज्जन ट्रेन के किस मुद्रा में बैठे थे? पालती मार्ग पर बैठे थे। ट्रेन में बैठे सज्जन को चिंता में विघ्न क्यों पड़ा? क्योंकि लेखक के आ जाने के कारण उनको चिंता में विघ्न पड़ा। सज्जन ने ट्रेन में अपने सामने क्या रखा था? तो 2 ताज़े चिकने खीरे रखे थे। नवाब साहब ने अपनी सीट के नीचे क्या रखा था? तो लोटा रखा था। नवाब साहब की जेब में क्या था? चाकू था। कहानी के अनुसार किस स्टेशन के खीरा बेचने वाले खीरा के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? तो लखनऊ स्टेशन के। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ ग्राहकों के सामने और क्या प्रस्तुत किए? तो जीरा मिला हुआ नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया। नवाब साहब के पास कौन सा खीरा था? तो लखनऊ का बालम खीरा। कौन खीरा? लखनऊ का बालम खीरा। नवाब साहब ने किसे खीरे की पेशकश की? तो लेखक को किए। नवाब साहब ने खीरे का रसवादन किस प्रकार किया? सूंघ कर। नवाब साहब के खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को लेखक ने संतुष्ट होने का कौन सा तरीका बताया? सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका। लेखक ने कहानी के माध्यम से किन लोगों पर कटाक्ष किया? बनावटी जीवन जीने और आडंबर करने वालों लोगों पर। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, यशपाल का जन्म कब हुआ? 1903 ईस्वी में। ठीक है। और कहाँ पास उनका जन्म हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था फिरोजपुर छावनी में हुआ था। ठीक है। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहाँ प्राप्त किया? तो कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यशपाल ने बीए कहाँ से प्राप्त किए? तो लाहौर के नेशनल कॉलेज से। लाहौर में यशपाल का परिचय किससे हुआ? तो भगत सिंह और राजगुरु से। यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा? स्वाधीनता संग्राम के कारण, जुड़ने के कारण उसे। यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे है? ठीक है, तो आम आदमी से। किससे है? आम आदमी से। यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं? ठीक है, यशपाल जो है वो किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं? ठीक है, तो हैं यथार्थवादी। कौन से हैं? यथार्थवादी हैं वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन का त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? भारत विभाजन का त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है, तो वह है झूठा सच। क्या है? झूठा सच। यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया है? ठीक है, तो किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किए हैं? तो सामंती वर्ग पर। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह कौन है? तर्क का तूफान, ज्ञानदान, पिंजड़े की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता। ये सभी। यशपाल के प्रमुख उपन्यास बताना है कि यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन हैं? मेरी बात उसकी बात, अमिता, दिव्या, दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड। ये सभी। यशपाल की मृत्यु कब हुई? तो 1976 में। लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने किस ट्रेन में यात्रा का वृत्तांत चित्रित किया है? तो कौन ट्रेन था? वो था पैसेंजर ट्रेन। कौन ट्रेन? पैसेंजर ट्रेन। ट्रेन में किस क्लास के टिकट के आधे दाम लगते थे? किस क्लास के टिकट के आधे दाम लगते थे? सेकेंड क्लास के। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने और खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लेखक किस क्लास का टिकट लिए थे? सेकेंड क्लास का। ट्रेन में लेखक की मुलाकात किससे हुई थी? तो एक लखनवी नवाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद
कि सफ़ेद पोश सज्जन ट्रेन में किस मुद्रा में बैठे थे, पालथी मारकर। ट्रेन में बैठे सज्जन की चिंता में विघ्न क्यों पड़ा, क्योंकि लेखक के आ जाने के कारण। सज्जन ने ट्रेन में अपने सामने क्या रखा था, तो 2 ताजे चिकने खीरे रखे थे। नवाब साहब ने अपनी सीट के नीचे से क्या निकाला, तो लोटा निकाला। नवाब साहब की जेब में क्या था, चाकू था। कहानी के अनुसार किस स्टेशन से खीरा बेचने वाले लोग खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, लखनऊ। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ ग्राहकों के सामने और क्या प्रस्तुत करते हैं, तो जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की पुड़िया, यानी कि ए और बी दोनों। नवाब साहब के पास कौन सा खीरा था, तो वो था लखनऊ का बालम खीरा। नवाब साहब ने किसे खीरे की पेशकश की थी, तो लेखक को किए थे। आगे है, नवाब साहब ने खीरे का रसवादन कैसे किया था, सूंघ करके। नवाब साहब के खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीकों को लेखक ने संतुष्ट होने का कौन सा तरीका बताया था, तो ये सभी तरीका सूक्ष्म नसीब और एब्स्ट्रैक्ट। आगे है, लेखक ने कहानी के माध्यम से किन लोगों पर कटाक्ष किए हैं, ठीक है, तो किन लोगों पर, बनावटी लोगों पर। किन लोगों पर, तो बनावटी लोगों पर कटाक्ष किए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 13 नंबर का चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है मानवीय करुणा का दिव्य चमक। इसको लिखे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, ठीक है। तो चलिए हम लोग इनके जीवन परिचय से आरंभ करते हैं। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर और दीनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे, ठीक है। जन्म कब हुआ था, 1927 में। कहाँ हुआ था, बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में। उनकी हाई स्कूल की शिक्षा इलाहाबाद से मिली थी, ठीक है, और विश्वविद्यालय भी उनकी इलाहाबाद वाली ही थी। और वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर और दीनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटिया, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह है ये सभी। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास है। लड़ाई कहानी संग्रह है। बकरी नाटक है। भाव भाव खौ खौ बतूता का जूता और लाख की नाक, ये सब बाल साहित्य है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, सर्वेश्वर थे वो बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे, नाटककार थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो प्रमुख कृतियां हैं वो काठ की घंटिया, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सब कविता संग्रह था। पागल कुत्ते का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास है। लड़ाई कहानी संग्रह है। बकरी नाटक है। भौं भौं खौ खौ बतूता का जूता, लाख की नाक बाल साहित्य है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। और खूंटियों पर टंगे लोग उनकी के लिए उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक रूप में किया जाता है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चरखे चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनके भी व्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित एक सारांश देखेंगे मानवीय करुणा का दिव्य चमक से। देखिए, संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियाँ की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कमिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो कहाँ थे, बेल्जियम, यूरोप में, क्या रेम्स चैम्पल शहर में, जो गिरजों, पादरियों,
धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। ठीक है। पादरी का मतलब होता है जैसे कि मंदिर में पुजारी रहते हैं वैसे ही चर्च में पादरी लोग रहते हैं। ठीक है। और है परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया कहाँ? भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अब हम लोग चैप्टर को आरंभ करते हैं। मानवीय करुणा का दिव्य चमक। देखिए, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का जो विधान क्यों हो। ठीक है। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे, एक कवि ऐसा सोच रहा था। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफ़ेद दाढ़ी मारती हुई झूरी जो भूरी दाढ़ी। ठीक है। सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। कौन? लेखक। किसके साथ रहते थे? तो फादर कमिल बुल्के के साथ 35 साल ये व्यतीत किए होंगे। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्तों में बंधे जैसे थे। जिसके बड़े फादर बुल्के थे, हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबोक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख्य में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखें की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कें पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। कौन? लेखक। किसको? तो सर्वेश्वर जो फादर कमिल बुल्के थे उनको। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ग में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ पिता सभी लोग उनके घर में थे। ठीक है। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। उनसे जब कोई पूछता था कि आपको आपकी देश की याद आती है, तो वो बोलते थे कि नहीं, मेरा देश भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, तब कोई बोलता था कि मैं आपके जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ, तो बोलते थे हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। घर में किसी की याद पूछते थे, मान लीजिए कोई घर में किसी की याद आता है तो बोलते थे कि हाँ माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया और एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। ठीक है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा गया था।
भारत में बह जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम फादर बुल्के गए थे। ठीक है, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, अब सब छोड़कर क्यों चले आए। ठीक है, प्रभु की इच्छा थी। मान लीजिए कि कोई पूछता था कि आप सन्यासी कैसे बने, सब छोड़कर आप कैसे आ गए, तो ये जवाब देते थे कि प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी तरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। जैसे कि पहले जब कोई सन्यास लेता था ना, तो उसके पास एक शर्त होता था, वो खुद से शर्त रखता था कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो ये बोले कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। ठीक है, भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था कि उसकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। मैंने पादरी से बोले कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। पादरी ने नहीं पूछे कि तुम भारत क्यों जाना चाहते हो, लेकिन फिर भी इनको भारत भेज दिया गया। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे और कोलकाता से बीए किया और फिर बाद में इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े थे और फादर के मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया, नीलपंछी के नाम से किया। ठीक है, इंग्लिश में। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल की अनुवाद की। और वह बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष के देश में रहकर 73 वर्ष की उनकी जिंदगी जीकर। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते तो ज़रूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही क्यों न मिले। तो किससे मिलते थे? लेखक से। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच में इसकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर खुद पर दुख करते उन्हें पाया है। ठीक है, एक ही टेंशन था हिंदी को बारे में। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख के में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। हर मौत दिखाती है कि जीवन को नहीं रहा है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र का मृत्यु याद आ रहा है और फादर के शब्दों से झड़ती विलय शांति भी। किसकी? लेखक के पत्नी की याद आ रहा है। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब ये बाहें दोनों हाथों की सुजा उंगलियों को उलझाकर ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसाती थी वह चेहरे पर थिरी थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वरी सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उतार कर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क के कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुख खोले लेटी थी। ऊपर करोल की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रों और तेज धूप के वृत्त था।
जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला, जैन और समीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में, गौरी वसन पहने, इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले खामोशी दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। ठीक है। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटा गई और मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ और रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। ठीक है। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित किया और कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर और सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धान्वित हूँ। ऐसा लेखक लिखे हैं। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। कब हुआ था जन्म उनका? तो 1927 में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बस्ती, उत्तर प्रदेश में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उच्च शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने आकाशवाणी में किस पद पर कार्य किया? सहायक प्रोड्यूसर के रूप में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किस पत्रिका के उप संपादक का कार्य किया? तो दीनमान। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किस पत्रिका का संपादन के पद पर काम किया? तो पराग के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख कविता संग्रह हैं खूटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, काठ की घंटियाँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी संग्रह कौन सी है? लड़ाई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाटक कौन है? बकरी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बाल साहित्य कौन है? तो भौं भौं खौं खौं, लाख की नाक, बतूता का जूता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित किया गया है? तो चर्चे और चरखे। चर्चे और चरखे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो खूंटियों पर टंगे लोग के लिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना अधिकांश किसने जुड़ी होती थी? मध्यवर्गीय परिवार से। मध्यवर्गीय परिवार से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शीर्षक से दिनमान पत्रिका में स्तंभ लेखन करते? तो चरचे और चरखे। किस वर्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की आकस्मिक निधन हुआ? 1983 में। मानवीय करुणा का दिव्य चमक पाठ किस व्यक्ति पर आधारित है? फादर कामिल बुल्के पर। कामिल बुल्के का कद कैसा था? लंबा था। कैसे रंग के थे? गोरे रंग के थे। लेखक से कामिल बुल्के की मुलाकात कहाँ हुई थी? इलाहाबाद और दिल्ली में। कामिल बुल्के तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस साहित्य संस्था से एक साथ जुड़े हुए थे? तो परिमल से। लेखक ने कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की तुलना किस वृक्ष से की थी? देवदार के वृक्ष से। कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो रेम्स चैपल, बेल्जियम में। बेल्जियम में उन्होंने किस कोर्स की पढ़ाई अंतिम वर्ष में छोड़ दी? तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में कामिल बुल्के के मन में कौन सी इच्छा जागी थी? तो सन्यासी बनने का। कामिल बुल्के के परिवार में और कौन कौन थे? माता पिता, 2 भाई और 1 बहन थे। कामिल बुल्के को किसे अपने देश में ज़्यादा मानते थे? कौन से देश को ज़्यादा मानते थे? भारत को। कामिल बुल्के के परिवार में किसकी याद ज़्यादा आती थी? तो माँ की। कामिल बुल्के माँ की लिखी चिट्ठी को अपने किस अभिन्न मित्र को दिखाते थे? तो डॉक्टर रघुवंश को।
कामिल बुल्के के मन में किसके लिए अत्यधिक लगाव नहीं था? तो पिता और भाइयों के लिए नहीं था। कामिल बुल्के के पिता का पेशा क्या था? व्यवसायिक थे। कामिल बुल्के की बहन कैसी थी? तो सख्त और जिद्दी थी। कामिल बुल्के को किसकी शादी की चिंता थी? तो बहन की। बुल्के ने संन्यास लेते समय अपने गुरु के समक्ष कहाँ जाने का शर्त रखा? भारत जाने का। कामिल बुल्के ने किस संघ में 2 वर्ष तक पादरियों के बीच धर्म प्रचार की पढ़ाई की? जिसेट संघ। जिसेट संघ के पश्चात बुल्के ने 9-10 वर्षों तक पढ़ाई की। कहाँ? दार्जिलिंग में। कामिल बुल्के ने कहाँ से बीए की प्रशिक्षण किया? कोलकाता से। एमए कहाँ से किया? इलाहाबाद से। कामिल बुल्के ने इलाहाबाद से एमए की शिक्षा ग्रहण की। तब हिंदी विभाग के अध्यापक कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। कामिल बुल्के ने अपना शोध प्रबंधन कहाँ से पूरी किए? तो प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से। कामिल बुल्के ने अपना शोध प्रबंधन किस वर्ष पूरा किया? 1950 में। आगे है कि कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या था? राम कथा उत्पत्ति और विकास। कामिल बुल्के के शोध प्रबंध के अंश किस पत्रिका में मिलते हैं? परिमल में। कामिल बुल्के ने मातरलिंक के किस नाटक का हिंदी रूपांतरण नील पक्षी नाम से किया? तो ब्लू बर्ड से। कामिल बुल्के ने रांची के किस कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो संत जेवियर्स कॉलेज। कामिल बुल्के ने कहाँ रहकर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद किया? रांची में। रांची के पश्चात कामिल बुल्के कहाँ रह रहे थे? पटना और दिल्ली रह रहे थे। कामिल बुल्के के कितने वर्ष भारत रहे थे? 47 वर्ष। कितने वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी? तो 73 वर्ष में। कामिल बुल्के किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे? हिंदी को। कामिल बुल्के की मृत्यु किस वर्ष बीमारी से हुई थी? तो गौग्रीन बीमारी से, जहरवाद से। कामिल बुल्के का पार्थिव शरीर दिल्ली में कहाँ पास किया गया? कश्मीरी गेट के निकट नीलसन कब्रगाह में 18 अगस्त 1982 ईस्वी को। कामिल बुल्के का अंतिम संस्कार मसीही विधि से किसके द्वारा किया गया? रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। आगे है इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। मानवीय करुणा का दिव्य चमक जो है वो पाठ किस व्यक्तित्व के लिए आधारित है? तो फादर कामिल बुल्के। बुल्के जो है इनका कद कैसा था? तो लंबा थे। कामिल बुल्के का पार्थिव शरीर दिल्ली में कश्मीरी गेट पर किस वर्ष कब्रगाह में लगाया गया? तो 18 अगस्त 1982 को। लेखक से कामिल बुल्के की मुलाकात जो हुआ था, ठीक है, वो कहाँ हुआ था? तो हुआ था इलाहाबाद में मुलाकात होती थी, दिल्ली भी होती थी, माने ए और बी दोनों। कामिल बुल्के तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस साहित्यिक संस्था से एक साथ जुड़े हुए थे? एक साथ जुड़े हुए थे परिमल से। लेखक ने कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की तुलना किस वृक्ष से की है? तो देवदार के वृक्ष से। किस वृक्ष से? देवदार के वृक्ष से। आगे है कि कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो रेम्स चैपल बेल्जियम में। बेल्जियम में कामिल बुल्के ने किस कोर्स की पढ़ाई अंतिम वर्ष में छोड़ दी थी? तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में कामिल बुल्के के मन में कौन सी इच्छा जगी थी? तो सन्यासी बनने का। कामिल बुल्के के परिवार में और कौन कौन था? माता पिता थे, 2 भाई थे, 1 बहन थे, ये सभी। कामिल बुल्के किसे अपना देश मानते थे? तो भारत को मानते थे। कामिल बुल्के को परिवार में किसकी याद आती थी? तो माँ की याद आते थे। ठीक है, लेकिन वो रियल में कहाँ के थे? बेल्जियम के थे, लेकिन मानते थे भारत को। कामिल बुल्के माँ की लिखी चिट्ठियों को अपने मित्र किसको दिखाते थे? तो डॉक्टर रघुवंश को। कामिल बुल्के के मन में किसके लिए अधिक लगाव नहीं था? तो पिता और भाई के लिए अधिक लगाव नहीं था। कामिल बुल्के के पिता का पेशा क्या था? तो व्यवसाय करते थे। आगे है कि कामिल बुल्के की बहन कैसी थी? तो सख्त और जिद्दी थी। कामिल बुल्के को किसकी शादी की चिंता सताती थी? कभी कभी बहन की। कामिल बुल्के ने संन्यास लेते समय अपने गुरु के समक्ष क्या रखा था? कहाँ जाने का शर्त? तो भारत जाने का शर्त रखा था। कामिल बुल्के ने किस संघ में 2 वर्ष तक पादरियों के संग धर्माचार्य की पढ़ाई की थी? तो सीनेट संघ। कौन संघ? सीनेट संघ। जिसेट संघ। कौन संघ? जिसेट संघ, सीनेट नहीं। जिसेट संघ के पश्चात कामिल बुल्के 9-10 साल तक कहाँ पढ़ाई किए थे? तो दार्जिलिंग में। कामिल बुल्के ने कहाँ से बीए की शिक्षा ग्रहण किए? ठीक है, बताना है कि बीए की शिक्षा कामिल बुल्के कहाँ से ग्रहण किए थे? तो कोलकाता से। कामिल बुल्के ने कहाँ से एमए की शिक्षा प्राप्त किए थे? ठीक है, एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? इलाहाबाद से।
जब कामिल बुल्के ने इलाहाबाद में एमए की शिक्षा को ग्रहण किया तब हिंदी भाषा के जो अध्यापक थे वो कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे। कामिल बुल्के ने अपनी शोध प्रबंध कहाँ से पूरा किया? शोध प्रधान अपने जो शोध प्रबंध था वो कहाँ से पूरा किया? प्रयाग विश्वविद्यालय से। कामिल बुल्के अपना शोध प्रबंध किस वर्ष पूरा किया था? तो 1950 में। कब? 1950 में। कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या था? कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या था? तो राम कथा उत्पत्ति और विकास। आगे है कि कामिल बुल्के के शोध प्रबंध के अंश किस पत्रिका में मिलते हैं? किस पत्रिका में मिलते हैं? तो परिमल पत्रिका में। कामिल बुल्के ने मातरलिंक के किस नाटक का हिंदी रूपांतरण नीलपंछी के नाम से किया? तो ब्लू बर्ड का। किसका? ब्लू बर्ड का। कामिल बुल्के ने रांची में किस कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया? तो संत जेवियर्स कॉलेज। कौन कॉलेज? संत जेवियर्स कॉलेज। आगे है कि कामिल बुल्के ने कहाँ रहकर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद किया? रांची। रांची के पश्चात कामिल बुल्के कहाँ गए? तो वो गए पटना और दिल्ली। कामिल बुल्के ने कितने वर्ष तक भारत में व्यतीत किया? तो 47 वर्ष तक। कामिल बुल्के की मृत्यु किस वर्ष की उम्र में हुई थी? ठीक है, किस वर्ष की उम्र में हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों यहाँ पास 73 वर्षों में। ठीक है, चलिए आगे है कि कामिल बुल्के किस भाषा के राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे? हिंदी को। कामिल बुल्के की मृत्यु किस बीमारी के चलते हुआ? जहरवाद से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था? 1927 में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बस्ती उत्तर प्रदेश में। किस जिले में? बस्ती उत्तर प्रदेश में। आगे है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उच्च शिक्षा कहाँ मिला था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने आकाशवाणी में किस पद पर कार्य किया था? तो सहायक प्रोड्यूसर के रूप में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किस पत्रिका के उप संपादक का कार्य किया था? तो परिमल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिनमान। ठीक है, उसका जो क्या था पत्रिका था वो दिनमान था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किस पत्रिका में संपादन के पद पर कार्य किया था? संपादक के पत्र पर किस पत्रिका में काम किए थे? तो पराग के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख कविता संग्रह कौन से हैं? जल का दर्द, कुआओं की नदी, काठ की घंटी, ये सभी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख उपन्यास कौन है? तो पागल कुत्ता का मसीहा, सोया हुआ जल, यानी कि ए और बी दोनों। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी संग्रह कौन सी है? भलाई, लड़ाई, संघाई, बुराई, तो लड़ाई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक कौन है? बकरी, चकरी, बुराई, संघाई, तो बकरी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बाल साहित्य कौन से हैं? बाल साहित्य जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बाल साहित्य वो कौन से हैं? बबूता का जूता, लाख की नाक, भौं भौं खौं खौं, ये सभी, तो ये सभी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो चरखे और चरखे। किस नाम से? चर्चे और चरखे। ठीक है, चलिए आगे है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो खूंटियों पर टंगे लोग के लिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना अधिकांशतः किससे जुड़ी हुई थी? तो मध्यवर्गीय परिवार से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की शीर्षक से दिनमान पत्रिका के स्तंभ लेखन करते थे। ठीक है, तो दिनमान स्तंभ लेखक करते थे। तो चर्चे और चरखे में। किस वर्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का आकस्मिक निधन हुआ था? ठीक है, तो किस वर्ष हुआ था? 1983 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।